आप सभी को नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? आप ये हमें ज़रूर बताइए और होप आप सभी को अच्छी ही लगी होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के बाद एक लाइक, एक वीडियो पर कमेंट और एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करना। आज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर को नौकरी मिल गई थी। समय बीतता गया। दिन की शिफ्ट खत्म होने का समय हो गया था। समर ने अपनी फाइलें संभाल कर रखी और जाने के लिए तैयार हो गया। उसे घर वापस पैदल ही जाना पड़ा क्योंकि उसके पास बस का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अचानक एक छोटी सी पर्ची हवा में तैरती हुई उसके सामने आकर जमीन पर गिर गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। ना ही हवा चल रही थी, ना ही ये कोई हवा में उड़कर आई हो। इसलिए उसने जब पर्ची को ध्यान से देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पर्ची उठाई और पढ़ने लगा। उस पर्ची में लिखा हुआ था, हेल्प 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 मी। मेरा नाम सुहानी है और मुझे किडनैप करके कॉल गर्ल्स स्पा के अंदर लेकर गए हैं। समर ने पर्ची पकड़े हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसे लगा कि आसपास कुछ गलत हो रहा है। लड़कियों की तस्करी, ये बात उसके मन में सबसे पहले आई। पिछले कुछ समय से न्यूज में बहुत दिखा रहे थे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत सी लड़कियों को विदेशियों में बेचने के लिए किडनैप किया जाता है और कस्टमर के साथ गंदे धंधे में धकेला जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब सच ये सब देखेगा। और जब समर ने उस जगह को ढूंढना शुरू किया जिसका नाम पर्चे पर लिखा हुआ था, उसे कोल सपा नाम एक अच्छी तरह से सजा हुआ 5 मंजिला सपा मिला। सपा में एक गर्ल लाल रंग की रोशनी घुल रही थी। अंदर कुछ लड़कियां अपने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए ग्राहकों को पैरों की मालिश कर रही थी। उनको देखते ही पता चल जाता कि अंदर क्या हो रहा है। समर एक अच्छा इंसान था और उसके अंदर विवेक था। वो पर्ची जेब में डालते हुए कोल सपा के अंदर चला गया। जब समर सपा में दाखिल हुआ तो उसे भारी मेकअप और पीले बालों वाली एक लड़की ने पकड़ लिया और कहा, हे हैंडसम, क्या तुम मालिश के लिए आए हो? इस लड़की का चेहरा बहुत नाजुक था और शरीर उसके वी कट ड्रेस के नीचे दिख रहा था। वो काफी चमकदार थी। समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं मैं मालिश के लिए आया हूँ। उसे जानबूझकर नाटक करना पड़ा, नहीं तो उसका इरादा पता चल जाता कि वो सिर्फ सुहानी के लिए आया है। और वैसे भी उसे इस तरह की लड़कियों से निपटने का अनुभव था। पीले बालों वाली लड़की ने उसे आंख मारी और मोहक अंदाज में कहा, अरे हैंडसम, हमारे पास बहुत सी लड़कियां हैं, तुम्हारी पसंद कैसी है? समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, क्या तुम मेरे लिए सुहानी को भेज सकते हो? समर ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वह डेली आता है, इसलिए उसने सुहाने का नाम भी ऐसे ही लिया जैसे वह रोज उससे ही मालिश करवाता है। सुहानी? उस पीले बालों वाली लड़की ने संदेह भरी नजरों से देखा और मन ही मन सोचा, ये तो वो नई लड़की नहीं है। सुहानी कुछ दिनों पहले ही आई थी, लेकिन उसने अभी तक किसी क्लाइंट की मालिश नहीं की थी। ये लड़का उसे कैसे जानता है? यह लड़का पुलिस वाला हो तो? पीले बालों वाली लड़की अपने विचारों से कांपने लगी और समर को देखने लगी। तभी समर ने कहा, ओह, मुझे लगता है सुहानी यहाँ नहीं, दूसरे सपा में थी। अगर वो यहाँ नहीं है तो तुम दूसरी किसी लड़की को भेज सकती हो। समर समझ गया कि उस लड़की को उस पर शक हो गया है, इसलिए उसने कवर करने की कोशिश की। ये लड़की कभी भी समर को नहीं पकड़ सकती थी। उस लड़की ने समर की बातों में आते हुए कहा, आप हमारे मेहमान हैं, कृपया पहले कमरे में आए, मैं आपके लिए किसी लड़की को भेजती हूँ। वो लड़की मुस्कुराते हुए समर को एक बंद कमरे में ले गई। सुहानी को बुलाने चली गई। उस बंद कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक बिस्तर पर एक डेस्क था। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था। रोशनी का एकमात्र स्रोत ऊपर एक बल्ब लटका हुआ था जो गर्म लाल रंग की रोशनी फैला रहा था। यहाँ कुछ हद तक संदिग्ध लग रहा था। 10 मिनट बाद पीले बालों वाली लड़की गुस्से में कमरे में आई। वह सुहानी पर गुस्सा थी और उसने ऐसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने कम काम करने से इनकार कर दिया था। पीले बालों वाली लड़की ने समर को खुद सेवा देने का फैसला किया। उसने समर के पास आते हुए कहा, माफ करना हैंडसम, लेकिन सुहानी की तबीयत खराब हो गई और उसे आज छुट्टी लेनी है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको सर्विस दे सकती हूँ।
पीले बालों वाली लड़की समर की बांह पर मोहक नजरों से पकड़े हुए थी। सुहाने की तबीयत खराब हो गई। समर निराश हो गया। आज सुहाने के लिए आया था, लेकिन अगर वो उसे नहीं मिल पाया तो उसे कैसे बचा पाएगा। पीले बालों वाली लड़की ने समर के रिएक्शन को नजरअंदाज करते हुए कहा, मिस्टर, हमारे यहाँ दो पैकेज हैं, एक 8,000 वाला और छोटे वाला 3,000 का। आपको कौन सा पसंद है? समर ने भौहें सिकोड़ ली और पीले बालों वाली लड़की को मना करते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। पीले बालों लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शर्माओ मत, मैं वास्तव में बहुत अच्छी हूँ। मुझे एक्यूप्रेशर के साथ कई सुई तकनीक भी आती है। वो समर से बात करते हुए अपने हाथों से ऑयल लगा रही थी और उसको ऐसे जल्दबाजी करते हुए समर ने मन ही मन सोचा, अरे क्या बकवास है यार, मैं सुहाने की मदद करने आया था, लेकिन अब मेरी मदद कौन करेगा। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा बाहर से जोरदार आवाज के साथ खुल गया। पुलिस, पुलिस रुक जाओ। एक लेडीज पुलिस ऑफिसर वर्दी में जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। उसका चेहरा नाजुक था, त्वचा चमकदार थी, बाल कद लंबे थे और उसके पीछे कुछ हट्टे कट्टे पुलिसकर्मी भी आ रहे थे। कितनी खूबसूरत पुलिस वाली है, समर ने उसे देखते ही बड़बड़ाया। उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हालांकि पुलिस वाली ने अपनी वर्दी पहनी हुई थी, फिर भी उसका चेहरा और फिगर हर आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। पीले बालों वाली महिला ने पुलिस के आते ही देखकर चिल्लाते हुए अपना चेहरा कपड़ों से ढक लिया। वो अक्सर ऐसी ही बातों की आदी थी। चेहरा ढकने का एक फायदा यह था कि मीडिया के सामने वो नजरों से बच सकती थी। पुलिस की सजा के बाद भी वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती थी, क्योंकि कोई भी उसका चेहरा नहीं देखेगा और ये नहीं जान पाएगा कि वो पहले उसने क्या किया है। तभी पुलिस वाले ने समर से कहा, क्या तुम्हें इतनी उम्र में कोई बीमारी होने का डर नहीं है? पुलिस वाले समर को उपदेश दे रही थी। वो इस तरह लोगों को बहुत अच्छी तरह से चिढ़ती थी। कुछ समय पहले इस तरह के लोग सेवा खरीदने के लिए कुछ एक लड़के को पकड़ा था और हिरासत में रहते हुए उसने उसका मजाक उड़ाया था। उसके बाद उस पुलिस वाले ने उसका एक हाथ काट दिया था और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। हालांकि उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में एक जानी मानी हिंसक महिला थी, जिसने दूसरे पुलिस कर्मियों को भी डरा कर रखा हुआ था। तभी समर ने उससे पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मैं यहाँ कुछ गलत करने नहीं आया, मैं तो यहाँ सिर्फ किसी को बचाने आया था। तुम मुझे ऐसे बदनाम कैसे कर सकती हो? पुलिस वाले महिला ने पीले बालों लड़की को और इशारा किया और उसे तिरस्कार से देखते हुए कहा, तुम इस बात को कैसे नकार सकते हो? अगर तुम ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे तो ये लड़की कौन है? जब वो किसी लड़के को पकड़ते तो हर लड़का उसे ऐसे ही बहाने बनाने की कोशिश करता, लेकिन इतने सारे सबूतों के सामने वो कुछ खास नहीं कर सकते थे। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और खुद को लड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस, मैं यहाँ पर किसी को बचाने आया हूँ, तो मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। लेकिन पुलिस वाली लड़की ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे गुस्से में कहा, तुमने मुझे क्या पागल समझा है? मैं तुम्हें जानती नहीं हूं तो मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूंगी? ये क्या कोई तुम्हारा यकीन क्यों करेगा? सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो। तभी उसने अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा। उसके हाथ हिलाते ही 7-8 पुलिसकर्मी अचानक दौड़े और समर और पीले वाले लड़की को बाहर ले गई। ठीक उसी समय जब पुलिस समर को सपा से बाहर लेकर जा रही थी, प्रणव उसके सामने आ गया। उसने समर को देखते हुए कहा, ये तो समर है। समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणव को देखकर समर चौंक गया। किस्मत बुरी थी, उसे उम्मीद नहीं था कि उसके सामने नए दुश्मन ऐसे आ जाएंगे। तभी प्रणव ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ओह समर, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया कि तुम गंदे सपा में गए थे तो प्राची तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? तभी समर ने चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ एक लड़की को बचाने आया था। समर अभी भी सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो जानता था कि इससे कोई खास मदद नहीं मिलेगी। प्रणव को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत झूठे हो समर। तभी पुलिस वाले ने अपने सहकर्मियों को चिल्लाते हुए समर और बाकी लोगों को कार में बैठाने के लिए कहा, तुम इंतजार किसका कर रहे हो? इन्हें कार में बैठाओ। प्रणव ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अरे भगवान, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया। प्रणव अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था, घबरा कर देख रहा था।
वो भी इस सपा में ही आ रहा था, लेकिन उससे ही पहले वहां पुलिस वाले आ गए। आज प्रणव ने 1 करोड़ ज्वेलरी सेल की थी, इसलिए उसके पास इतना पैसा था कि वो वहां मजे करने के लिए आ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दरवाजे पर लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस वालों को देखेगा। अगर वो 10 मिनट पहले आ जाता तो वो भी वहीं होता जहां समर था। तभी एक पुलिस कांस्टेबल ने उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, इस बार हम 5 गाड़ियां लेकर आए थे और हमने इस बार 24 लोगों को पकड़ा है। उन 24 लोगों में से एक अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय है। उस पुलिस वाले ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, अग्रवाल इंडस्ट्री का एम्प्लॉय? वो तो बहुत बड़ी और नामचीन कंपनी है। उनका एम्प्लॉय ऐसी जगह पर आया है? कौन है वो, मुझे बताओ, तब देखना मैं उसको कैसा सबक सिखाती हूँ। तभी उस कांस्टेबल ने समर की ओर इशारा करते हुए कहा, जी वो रहा सामने। पुलिस वाले ने कांस्टेबल की बात सुनकर समर की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम अग्रवाल इंडस्ट्री से हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी जगह आते हुए? अब देखो मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। ये कहते हुए उसने समर की बाजू को से उसे खींचा और पुलिस की गाड़ी में धक्का दे दिया। फिर पुलिस वाले ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करते हुए समर के सामने बैठ गई। उसे ठंडे दिमाग से समझाने लगी, तुम इतनी अच्छी कंपनी में काम करते हो, तुम ऐसी जगह पर क्यों आई? तुम्हें मालूम नहीं ये सपा कितना बदनाम है? समर ने निराशा में आंखें घुमाई। उसका दिल उदासी से भर गया था। वो पुलिस वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर भी समर ने एक बार और अपनी बात उसके सामने रखने की कोशिश करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की है। मैं यहाँ कुछ गलत करने नहीं आया, बल्कि मैं तो किसी को बचाने के लिए आया था। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही? उस पुलिस वाले ने समर की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम पर कौन यकीन करेगा? उसके खूबसूरत चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में यही सोच थी, कोई भी अच्छा आदमी कोल सपा में जैसी बदनाम जगह पर क्यों जाएगा? समर ने देखा कि पुलिस वाले चुप हो गई है और उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही, तो वो भी अपना ध्यान कहीं और लगाने के लिए अपने बगल बैठे पुलिस वाले से अंगड़ाई लेते हुए बोला, हाउस बोरिंग दिस ट्रिप। चलो मैं सभी को एक जोक सुनाता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ हो गया। तभी उसने एक जोक सुनाना शुरू किया। एक पत्नी अपने पति से कहती है, ए जी, आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। तो पता है पति ने क्या कहा? बीवी शौक हो गई। आपके हिसाब से क्या कहा हुआ उसने? समर ने थोड़ा मुस्कुराया और अपने बगल वाले पुलिस अधिकारियों से पूछने लगा। उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, ऐसा क्या कहा उसने? वहीं वो इंस्पेक्टर भी समर से उत्सुकता से देखने लगे और जवाब का अनुमान लगाने लगे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद वो अनुमान नहीं लगा सके। समर ने हंसते हुए महिला पुलिस अधिकारी की ओर देखा और कहा, पति ने कहा, ए रे पगली, अगर मैं तुझसे प्यार ही नहीं करता तो ये चिंटू मिंटू क्या गूगल से डाउनलोड किए हैं? उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठा कांस्टेबल अपनी हंसी नहीं रोक पाया। जोर जोर से हंसते हुए अपनी बात दोहराया, वाह, क्या गूगल से डाउनलोड किए हैं? क्या जोक सुनाया भाई। उस कांस्टेबल ने आगे कहा, इस आदमी का जोक बहुत पुराना था, लेकिन मुझे पसंद आया। तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने समर को गुस्से में घूरा और बोली, पागल, बहुत शौक है ना चुटकुले सुनाने का। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे तब देखना मैं तुम्हारा एक ऐसा चुटकुला बनाती हूँ। ये कहते हुए वो उस गाड़ी से उतरकर अपने कमर हिलाते हुए पीछे वाली गाड़ी में चली गई। असल में वो समर के साथ बैठना नहीं चाहती थी। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। समर को भी किसी भी बात का डर नहीं था। वो उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी, फिर भी वो ऐसे हंसी मजाक कर रहा था। इस बात को वो अपना मजाक समझ रही थी। जब वो गाड़ी से उतरकर चली गई तो उस गाड़ी में बैठे बाकी लोगों ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा। उनमें से एक ने समर से कहा, भाई तुम बहुत अच्छा मजाक करते हो, एक दो और चुटकुला सुना दो। समर गर्व से हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक और चुटकुला सुनाता हूँ। शैडो ग्रुप में सभी लड़कियां उसको पसंद करती थी और वो अपने चुटकुलों से कईयों के साथ फ्लर्ट भी करता था। उसने ऐसे ही अपने चुटकुले सुनाने जारी रखे। सभी उसकी बातें एंजॉय कर रहे थे और ऐसे मस्ती मजाक में आधा घंटा निकल गया और उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सभी को गाड़ी से उतारा गया और इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाया गया। इंटेरोगेशन रूम में वो पुलिस इंस्पेक्टर समर के सामने डेस्क पर बैठ गई और उसने समर के ठंडे स्वर में पूछा, अपना नाम, उम्र और प्रोफेशन बताओ।
उसके मन में अपने सामने बैठे आदमी के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। समर ने बिना झिझक के साथ जवाब दिया, मेरा नाम समर है, मैं 24 साल का हूं और अग्रवाल इंडस्ट्रीज का सेल्स पर्सन हूं। पुलिस वाले ने आगे पूछा, तुम उस जगह पर क्यों गए थे? समर ने एक बार फिर कहा, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही? मैंने आपको कितनी बार बताया है, मैं वहां किसी को बचाने गया था। तभी उस पुलिस वाले ने गुस्से में डेस्क पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, सीधे सीधे बताओ क्या करने गए थे वहां, और नहीं तो मैं नरमी से दिखाऊंगी नहीं। अगर तुमने सच नहीं बोला तो मुझे मजबूरन तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा। लेकिन समर को उसकी धमकियों पर गुस्सा आ गया। उसने बिना डरे कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बाकी जबरदस्ती आप मुझे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उसकी आवाज थोड़ी रूखी हो गई। जब उस पुलिस वाले ने समर के जिद्दी रवैये को देखा तो उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और कहा, मुझे लगता है तुम मुझे ऐसे नहीं मुंह खोलोगे, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी उस कांस्टेबल ने जिसे समर के बारे में बताया था वह अग्रवाल इंडस्ट्रीज से है। उस इंस्पेक्टर को समर को सबक सिखाने से रोकने के लिए कोशिश करते हुए बोला, मैडम, किसी ने एसीपी सर को उसकी रिपोर्ट भेज दी है। क्या आपने उस रेपिस्ट की टांग तोड़ दी थी? एसीपी सर की सख्त हिदायत है, आप अब ऐसा किसी को नहीं पीटेंगी। वो जानता था कि उनकी इंस्पेक्टर कितनी गुस्से वाली है। उसने कई अपराधियों को हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसकी बात सुनकर उस इंस्पेक्टर ने अपनी भौहें उठा दी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। उसने उस कांस्टेबल को घूरते हुए कहा, तुम्हारी सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने का ऑर्डर देती हूँ। अब उस कांस्टेबल के पास कोई चारा भी नहीं बचा था। उसने दया भरी नजरों से समर की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट भाई, और अपने सीनियर के आदेश के अनुसार वहां से बाहर चला गया। तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने दरवाजा बंद किया और अपने लंबे पैरों से समर की ओर चलती आई। उसकी आंखों में घृणा थी। समर ने महिला पुलिस अधिकारी के चेहरे को ध्यान से देखा और हल्के में कहा, इंस्पेक्टर, आपको कुछ तकलीफ है क्या? उस इंस्पेक्टर ने उसकी बात को गलत समझ लिया। उसने गुस्से में समर की तरफ देखा। वही समर भी उसकी आंखों और चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो तो अपना कर्तव्य निभाते हुए पुलिस वाले की मदद करना चाहता था। भले ही वो पुलिस वाले का रवैया उसके प्रति अच्छा न रहा हो, लेकिन लोगों की सेवा करने के अपने सिद्धांत का पालन करते हुए उसे उस इंस्पेक्टर की बीमारी का जिक्र करना पड़ा। उसने एक बार फिर कहा, इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या है। वो पुलिस वाली दंग रह गई। उसने हैरानी से कहा, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्या समस्या है? वो कई लोगों से मिल चुकी थी, लेकिन ये पहली बार था जब समर जैसे बेवकूफ से मिली थी जिसने ये कहने की हिम्मत की कि उसे समस्या है। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और समर पर जोर से चिल्लाई, तुम्हारे साथ कुछ समस्याएं हैं, तुम्हारे परिवार के साथ कुछ समस्याएं हैं, मुझे क्यों समस्या होगी? समर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखें ठंडी करी। उसने कड़क आवाज में कहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार को बीच में लाने की? आप मेरी इंसल्ट कर सकती हैं, लेकिन मेरे माता पिता का अपमान नहीं कर सकती। इसके लिए आपको माफी मांगनी होगी। उस पुलिस वाले को भी समर को गुस्से में बोली, तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान से माफी क्यों मांगू? समर ने अपनी आवाज और कड़क करते हुए कहा, माफी तो अब तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, वरना। उस पुलिस वाले ने भी उतनी ही कड़क आवाज में कहा, बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और वो गुस्से गुस्से में समर की तरफ बढ़ने लगी। उसने अचानक अपना दाहिना पैर समर को किक मारने के लिए उठाया और वो घुटने पर मारकर उसके घुटने को चकनाचूर करना चाहती थी। उसके जैसे बदमाश को सबक सिखाने के लिए उसको यही रास्ता सही लगा था। समर ने सहजता से अपने पैरों पर एक साथ आगे आया और उसके पैर को अपनी टांग से जकड़ लिया। समर ने पुलिस वाली की खूबसूरती को नजदीक से फील किया और उसके मुंह से एक बार ये निकल गया, वाह, क्या फिगर है। उसने ये कह दिया, लेकिन उसे तुरंत अपने कहे पर पछतावा हो रहा था। उसने देखा कि वो पुलिस वाली उसे एक जानलेवा नजर से घूर रही थी। तभी उस पुलिस वाले ने और भी ज्यादा गुस्से भरी आवाज में कहा, अब तो तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। उस गुस्से में समर की ओर एक जोरदार पंच घुमाया। दुर्भाग्य से वो एक पैर पर खड़ी थी, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया और समर के ऊपर गिर गई।
उसके होठ समर के होठों पर जा टकराए। समर ने अपने होठ सिकोड़े और पुलिस वाले को चिढ़ाते हुए बोला, वाह, तुम तो बहुत फास्ट निकली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया जो सीधा किसी कर रहोगी। ये कहते हुए समर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने मन ही मन अपनी किस्मत पर कोसते हुए कहा, क्या? किस? वो भी तुम जैसे छिछोरे से? कभी नहीं। एक तो मेरा पहला किस चुरा लिया और ऊपर से मुझे ही सुना रहा है। वो रोना चाहती थी। वो अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी और सोचने लगी कि उसने आज किसका चेहरा देख लिया था तो उसके साथ ये सब हो रहा है। जब से उसने उस आदमी को देखा है तब से दुर्भाग्य उसका लगातार पीछा ही कर रहा था। तभी समर को बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनकी तरफ ही आ रहा हो। समर चौंक गया। उसने तुरंत महिला पुलिस अधिकारी को छोड़ दिया। दोनों की हरकतें बहुत शालीन नहीं थी। महिला पुलिस अधिकारी के पहले चुंबन के उसके मुंह पर अभी भी एक चमकदार लाल लिपस्टिक का निशान था। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई ऐसे देखे। और जैसे उसने पुलिस वाली को छोड़ा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो उसकी गिरफ्त में रिहा होने के बाद अब पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से भर गया था। उसने बार बार अपने छोटे हाथों से समर को मारा। उसके उग्र व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को मार डालना चाहती थी जिसने उसका पहला किस छीन लिया था। तभी उन दोनों को एक कड़क आवाज सुनाई दी, इंस्पेक्टर जिया शेखावत, तुम जो भी कर रही हो उसे बंद कर दो। कमरे का दरवाजा खुला और दूर से एक सख्त आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक लंबा और हट्टा कट्टा युवक कमरे में आया। जैसे ही महिला अधिकारी उस आदमी को देख रही थी, वो उस जल्दी से खड़ी हो गई और हकलाते हुए बोली, एसीपी, एसीपी मयंक, आप यहाँ कैसे आई? वो नौजवान जो सामने खड़ा था वो कोई और नहीं, इंदौर का सबसे युवा एसीपी मयंक शर्मा था। वो पहले भी कई बड़े बड़े केस को हल कर चुका था। पुलिस फोर्स में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। मयंक शर्मा ने सख्ती से कहा, जिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम अब तक एक आधे को और पीट चुकी होती। उसके मजबूत चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे। पिछले एक महीने में उसको 10 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी थी। शिकायतें सभी महिला पुलिस अधिकारी जिया शेखावत द्वारा लोगों को पीटने के बारे में थी। उस पुलिस वाली का नाम जिया शेखावत था जो समर से पूछताछ कर रही थी। जिया शेखावत खड़ी हुई और अपनी प्यारी नोक को सिकोड़ते हुए मयंक शर्मा से बोली, एसीपी सर, इसका नाम समर है और ये छोटी सी उम्र में गलत कार्य करने में पड़ गया। मैं ऐसे लोगों की भलाई के लिए इन्हें मारती हूँ जो ये आगे से कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचे। मयंक ने हाथ हिलाकर कहा, चलो ठीक है, अब एक काम करो, इसे छोड़ दो। लेकिन जिया ने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन एसीपी मयंक, हम इसे छोड़ नहीं सकते। इसे कानून तोड़ा है और इसने कानून तोड़ने पर इसको जेल में बंद करना चाहिए। साफ सी बात थी कि जिया शेखावत समर को आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। भले ही उसके बॉस ने उससे बात की थी और फिर भी उसे जेल में बंद करने पर अड़ी हुई थी। मयंक शर्मा ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और परेशान होते हुए कहा, जिया, अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ कियारा अग्रवाल ने पहले ही उसकी जमानत भर दी है। उसे रिहा करो। जिया का मुंह आश्चर्य से खुल गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या? कियारा अग्रवाल ने इसकी जमानत दी? लेकिन क्यों? वो ये जानकर दंग रह गई थी कि यह क्या बकवास है। कियारा अग्रवाल इंडस्ट्रीज नंबर 1 ब्यूटी इंदौर की और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ और एक प्रोजेक्ट बिजनेस वूमेन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय था या फिर कंपनी की सीईओ उसे बचाने क्यों आई। भले ही जिया असमंजस में थी, लेकिन चूंकि एसीपी मेंक ने जो कहा था वो सच ही होगा। उसे न चाहते हुए भी समर को छोड़ना पड़ेगा। समर ने जिया की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर, आपका नाम जिया शेखावत है, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। उसे इस सुंदर पुलिस वाले ने बहुत दिलचस्पी हो गई थी, लेकिन जिया ने उसको घूरते हुए कहा, फिर से मेरे हाथों में मत पड़ना, नहीं तो तब तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा पाएगा। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे और वो अपने सामने खड़े समर को गुस्से से देख रही थी। तभी एसीपी मेंक ने समर को जाने के लिए कहा, लेकिन समर ने जाने से पहले सुहाने का नोट उसे सड़क पर जाते हुए मिला था। उसने उस नोट को अपनी जेब से निकाला और इंस्पेक्टर जिया के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, इंस्पेक्टर जिया, ये सुहानी का हेल्प नोट है।
उसका अपहरण हो गया था और मैंने उसे पत्र को उठाया था, इसलिए मैं उसे बचाने गया था। आप उससे पूछ सकते हैं। समर को विश्वास था कि यह नोट उसके नाम पर किसी पर दाग को साफ उसका लगा हुआ दाग साफ कर देगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन से वो बाहर आ गया। बाहर कियारा अग्रवाल गुस्से में भरी हुई एक बीएमडब्ल्यू के बगल में खड़ी थी। उसके हाव भाव ठंडे थे। उसे इस बात से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसका पति कॉल स्पा के अंदर जैसी जगह पर गया था। जब समर पकड़ गया तो उस पुलिस ने तुरंत अग्रवाल इंडस्ट्री में संपर्क किया, जिसकी वजह से कियारा को पहले ही पता था। भले ही कियारा समर को नापसंद करती थी, लेकिन वो उसका पति था। उसे डर था कि कहीं समर उसके और अपने रिश्ते के बारे में ना बता दे, इसलिए उसको ऐसा करने से रोकने के लिए उसे खुद ही उसकी जमानत देनी पड़ी। जब वह समर बाहर आया तो कियारा ने उसे ठंडे भाव में देखा और उसकी आंखें निराशा से भरी थी। कियारा गाड़ी में बैठी चाबी घुमाई और उसे सड़क किनारे छोड़कर भाग गई। समर ने कार को तेजी से भागते हुए देखकर आंख भरी और बड़बड़ाते हुए कहा, ओह, उसने मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। वो कियारा को समझाना चाहता था कि वो किसी को बचाने के लिए कल स्पा में गया था, लेकिन कियारा ने उसे मौका ही नहीं दिया और गाड़ी भगा ली और चली गई। मुझे लगता है मुझे आज भी घर चलकर ही जाना पड़ेगा। ये बड़बड़ाते हुए उसने अपना खाली बटुआ देखा और कैब लेने के लिए पैसे नहीं थे। वो केवल पैदल ही घर जा सकता था। शुक्र है कि वो घर ज्यादा दूर नहीं था। वो तेजी से चला और 30 मिनट के भीतर वो विला नंबर 13 के अंदर वापस आ गया, लेकिन विला के दरवाजे अंदर से बंद थे। साफ था कि कियारा उसे नाराज थी। उसे घर के अंदर आने से मना कर रही थी। उसे दरवाजे के बाहर ही नकार दिया गया था और समर कड़वी मुस्कान के साथ दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बचपन में ही समर के परिवार ने उसको छोड़ दिया था। आखिरकार जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। उसे अब बहुत अकेलापन और निराशा महसूस हो रही थी। उसने शादी क्यों नहीं की? अपने दादा की अंतिम इच्छा का पालन करने के अलावा वो एक शांतिपूर्ण जीवन भी जीना चाहता था, लेकिन अब उसे उसकी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया। वो अवाक रह गया। उसने तय कर लिया था कि अगर कियारा आज उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती है तो वह कल कियारा से तलाक की बात करेगा, ताकि दोनों अपने इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद हो जाए। वही घर के अंदर कियारा अपने कमरे में थी। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो खिड़की में वो ठंडी हवा बहती हुई देख रही थी और वो जानती थी कि बहुत ठंडी हवा चल रही है। उसे मालूम था कि ऐसी ठंडी में कोई बाहर नहीं रह सकता। कई बार समर के लिए दरवाजा खोलने का सोचा भी। बाहर लिविंग रूम तक आई, लेकिन वहीं पर ठहर गई। लेकिन जैसे उसको याद आता समर लड़कियों के चक्कर में कॉल सपा के जैसी जगह पर गया था, तो उसे फिर से गुस्सा आ जाता। अंत में उसने दरवाजा नहीं खोला। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई और धीरे धीरे सो गई। अगले दिन कियारा की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो रात को सोफे पर ही सो गई थी। उसने सोफे से उठकर बैठी और चेहरा धोया। वो खाना चाहती थी, लेकिन उसे देखा कि फ्रिज तो खाली था। उसकी हाउसकीपर माया यहाँ पर नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे घर का सामान खत्म हो गया था। जब कियारा को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने बाहर जाने के लिए विला का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देखकर अपने जगह पर जम गई। उसकी आंखों में घबराहट दिखाई देने लगी। उसने सोचा कि अब जब उसने दरवाजा नहीं खोला था, इसलिए समर एक रात के लिए किसी होटल में चला गया होगा। लेकिन वो भूल गई थी कि समर की जेब में तो पैसे ही नहीं थे। वो होटल में कैसे जा सकता था? हाँ, उसे उस आदमी वो नापसंद तो था, लेकिन वो उसका पति था। उसने उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया था और वो इस बात से रात भर ठंड रहने की मजबूर कर दिया था। चाहे जो भी हो, ये उसकी गलती थी। तभी समर ने कियारा की तरफ देखते हुए आसमान की तरफ देखकर हल्के से कहा, मुझे लगता है हमें डिवोर्स लेना चाहिए। उसकी आवाज ठंडी और भावनाओं से खाली थी। वो ठंड से कांप रहा था। तभी कियारा ने पूरी तरह से निराश थी और उसने उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी उसे ठंड में रात बिताने के लिए मजबूर करेगी। और अब जब उसका रिश्ता ऐसे ही दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया था, तो उनका साथ रहने का मतलब ही नहीं बनता था। उनको अलग ही सो जाना चाहिए था। डिवोर्स? कियारा को लगा कि उसने गलत सुना। इस आदमी ने कहा कि वो डिवोर्स लेना चाहता है। वो तभी तो यही चाहती थी कि वो पहले दिन से ही समर से डिवोर्स लेना चाहती थी। लेकिन जब समर ने ये शब्द कहे तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं थी। वो ये बताना मुश्किल था कि वो खुश थी या दुखी। फिर भी कियारा तुरंत तलाक के लिए सहमत हो गई। उसने बिना किसी भावना के कहा, आई एग्री,
लेकिन तुम कल सपा के जैसे बदनाम जगह पर गए थे, भले ही हम डिवोर्स ले लें, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसने स्पष्ट रूप से समर को गलत समझ लिया था। इसके अलावा उसने उसे एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया, जिससे वो इस शादी को बिना किसी झंझट के खत्म करना चाहती थी। समर ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, हम कल ही डिवोर्स ले लेंगे, और बाहर की तरफ चल दिया। उसे पता था कि वो किसी को बचाने के लिए सपा में गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से कियारा उसे गलत समझ लिया था। कियारा ने उसे कुछ समझाने का मौका भी नहीं दिया और सीधे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। क्या उसे अभी भी समझाने की जरूरत थी? जाहिर है कि नहीं था। अब जब उसने पहले ही डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने डिवोर्स के लिए कल तक का समय इसलिए मांगा क्योंकि उसे आज कंपनी में अपनी जॉब के लिए भी रिजाइन देना था। ईरा महाजन और प्राची देसाई दोनों ने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वो बिना कुछ कहे नहीं जाना चाहता था। वो कंपनी छोड़ने से पहले उन्हें अलविदा कहना चाहता था। लगभग आधा घंटा पैदल चलने के बाद जब वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज के सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचा, तो उसने चर्चाओं की झड़ी सुनी। कुछ लोग खड़े होकर उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे क्या तुमने सुना, वो नया लड़का नहीं आया समर, वो कल कोलसपा में गया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। दूसरे ने उत्साहित होते हुए कहा, सच में? तुमने किससे सुना? पहले ने कहा, मैनेजर प्रणव ने ऐसा कहा, वो झूठ क्यों बोलेंगे, ये सच ही होगा। तभी दूसरे वाले ने कहा, मैंने उनसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था, वो बंदा कितना हैंडसम दिखता है, मुझे नहीं लगा कि वो होगा। ऐसी हरकत करने के लिए उसे निकाल दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। शेष डिपार्टमेंट के 10-11 लोगों के बीच ये चर्चा हो रही थी। उसका स्वर बिल्कुल तिरस्कार से भर गया था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज एक बड़ी कंपनी थी और अपने एम्प्लॉयज के कैरेक्टर के बारे में बहुत महत्व रखती थी। एक बार कोई एम्प्लॉय नियम तोड़ता है तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाता। और जब समर सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचा, तो उसने स्वाभाविक रूप से उन लोगों की चर्चाएं सुनी, लेकिन वो उसको कुछ कहीं समझाना चाहता था। एक निर्दोष व्यक्ति अपनी बेगुनाही के बारे में जानता है, और भले ही वो कुछ न बोले, एक दोषी व्यक्ति तब भी दोषी ही रहेगा जब तक वो इनकार करे। उसे केवल एक क्लियरेंस की जरूरत थी। वो जानता था कि वो किसी को बचाने के लिए वहां गया था। उसे हर किसी को ये बात समझाने की जरूरत नहीं थी। उस पर दुनिया के तानों और दूसरों की ठंडी निगाहों का कोई असर नहीं पड़ता था। इस समय उसका दिल स्टील की तरह मजबूत था। तभी प्रणव ने जब समर को अंदर आते देखा, तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, तो तुम समर नहीं हो, तुम्हें पुलिस ने पहले ही क्यों छोड़ दिया? वो समर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे परेशान करना चाहता था। समर ने भी कड़क आवाज में उसकी बात का जवाब दिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इतना स्वाभाविक रूप से मुझे उन्हें छोड़ दिया। प्रणव उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, आह, मैं हंसते हुए मरा जा रहा हूं। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम कोलसपा के अंदर कर क्या रहे थे? समर ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, ये जानना तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं वहां क्यों था? क्योंकि उनसे पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसे प्रणव की कोई परवाह नहीं थी। उसकी बात सुनकर प्रणव के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने समर को नौकरी से निकालने का फैसला करते हुए कहा, लड़के, तुम एक कैरेक्टरलेस आदमी हो। अग्रवाल इंडस्ट्रीज को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं। मैं सेल्स डायरेक्टर से कहूंगा तुम्हें नौकरी से निकाल दे। तभी सभी को एक आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या हो रहा है? सबने देखा कि आवाज कियारा की थी। जब कियारा कंपनी में पहुंची तो उसने सेल्स डिपार्टमेंट में आता हुआ देखा, शोर सुना और उसने सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आने का फैसला किया। प्रणव ने जब कियारा को आते हुए देखा तो वो भागकर कियारा के पास गया और बोला, सीओ मैम, आप यहाँ, भगवान का शुक्र है आप यहाँ आ गई। समर समर कल रात को कोलसपा में गया था। इसे वहां पुलिस ने पकड़ लिया था। उसका कैरेक्टर सही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हमें इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। उसने समर को हर संभव तरीके से कैरेक्टरलेस बता दिया था। क्या? असल में मेरी ही कंपनी में जॉब कर रहा था। ये सब सोचते हुए कियारा ने अपना सिर उठाया, और जब उसने समर को सेल्स डिपार्टमेंट के सामने खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कल सुना कि सेल्स डिपार्टमेंट में लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पति को नौकरी पर रखा जाएगा। उसे समर के मामले के बारे में अच्छी तरह पता था।
और वो सोच रही थी कि उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए या नहीं। आखिरकार अग्रवाल इंडस्ट्रीज एक बड़ी कंपनी थी, इसकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण थी। उसे जैसे ऐसे लूज कैरेक्टर वाले व्यक्ति को कंपनी में नहीं रहना चाहिए। आसपास के सभी लोग भी एक साथ बात करने लगे। सीओ मैम, उसे नौकरी से निकाल दो। उसके जैसे व्यक्ति को हमारी कंपनी में नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी नौकरी से निकालने के पक्ष में हूँ। हाँ, उसे नौकरी से निकाल दो। हम एक खराब सेब की वजह से पूरी टोकरी को बर्बाद नहीं होने दे सकते। उसका एकमात्र लक्ष्य अब समर को नौकरी से निकालना, अग्रवाल इंडस्ट्रीज को उसे बाहर निकालना था। कियारा ने अपना हाथ उठाते हुए सभी को चुप रहने का इशारा किया, फिर इरा के पास जाकर पूछा, डायरेक्टर इरा, आप सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। वो आपके डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? भले ही कियारा अग्रवाल समर को नौकरी से निकालना चाहती थी, लेकिन ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम था, इसलिए उसे अभी भी इरा की राय की जरूरत थी। इरा महाजन को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि समर का हर कोई मजाक उड़ा रहा है। भले ही प्रणव की बातें सही थी, लेकिन उसे अभी भी संदेह था। उस दिन बस में हुई दुर्घटनाओं से उसे लग रहा था कि समर एक सच्चा इंसान है। अगर समर का करैक्टर गंदा होता तो वो उसे बस में क्यों बचाता? इसलिए उसने कियारा से कहा, मैम मुझे नहीं पता कि कल रात को क्या हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि समर के सपा जाने का कोई कारण होगा। वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है। मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ। हीरा महाजन ने एक लंबी सांस ली और इस बार उसने समर की मदद करने का फैसला किया। हीरा की बात सुनकर कियारा स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हीरा एक साधारण एम्प्लॉय के लिए ऐसा बोलेगी, इसलिए उसने हैरान होते हुए कहा, तो आप इसके पक्ष में बोल रही हैं? तभी अचानक प्राची देसाई भी भीड़ से बाहर निकली और धीमी आवाज में बोली, सीओ मैम, मुझे भी उम्मीद है कि आप हमारे कहने पर समर को एक मौका दे सकते हैं। कृपया उसे नौकरी से न निकालें। वो सेल्स डिपार्टमेंट की एक साधारण कर्मचारी थी। उसकी बातों का कोई खास महत्व भी नहीं था। हालांकि समर ने कल रात उसकी मदद की थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करनी थी। हीरा महाजन और प्राची देसाई की बात सुनकर कियारा अग्रवाल चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति को कंपनी में आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ था और दो लड़कियां उसके लिए बोलेंगी। इसके अलावा उनमें से एक सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर भी थी। तभी समर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए चलकर आगे आया और हीरा और प्राची का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, थैंक यू आप दोनों का, लेकिन मैंने पहले ही रिजाइन देने का फैसला कर लिया है। अब जब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा नहीं किया तो हीरा और प्राची ने उस पर भरोसा किया। इससे वो थोड़ा भावुक हो गया था। रिजाइन देने से पहले उसने हीरा और प्राची से एक बार फिर मिलने की इच्छा पूरी कर ली। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी जेब में पैसे नहीं थे, वरना वो उन्हें एक बढ़िया सी ट्रीट भी देता। तभी प्रणव ने तिरस्कार भरी हंसते हुए हंसी कहा, सीओ मैम, अब जब वो खुद ही रिजाइन दे रहा है, इसे साबित होता है कि वो जरूर कुछ उसने गलत किया है। आसपास के कई लोगों ने भी समर को तिरस्कार भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। उन्हें भी लग रहा था कि वो बिल्कुल दोषी ही है। तभी अचानक सभी को एक तेज और स्पष्ट आवाज सुनाई दी, माफ करना, क्या ये अग्रवाल इंडस्ट्रीज का सेल्स डिपार्टमेंट है? तभी दो बड़े और लंबे पुलिस कांस्टेबल अंदर आए। पुलिस को देखकर सभी चौंक गए। सभी को पुलिस से डर था। कियारा ने मुंह थोड़ा सिकुड़ा और अंदर से उसका सुंदर चेहरा उलझन से भर गया। फिर भी उसने साफ और शब्दों में कहा, जी, ये सेल्स डिपार्टमेंट ही है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी एक पुलिस कांस्टेबल ने पूछा, आपके सेल्स डिपार्टमेंट में मिस्टर समर कौन है? कियारा ने उससे पूछा, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? उस पुलिस कांस्टेबल ने कियारा की बात का जवाब देते हुए कहा, ये कल रात फुट सपा में हुई घटनाओं के बारे में है। तभी प्रणव आगे आया और उसने उत्साह भरी निगाहों से समर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, सर ये है समर। क्या आप उसे गिरफ्तार करने आए हैं? जब प्रणव ने दो पुलिस अधिकारियों को देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो समर को गिरफ्तार करने आए होंगे। अगर वे इस बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं तो प्राची देसाई उसकी हो जाती। प्रणव की बातें सुनकर पुलिस कांस्टेबल ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा। उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, मिस्टर मिस्टर समर, हम आपको यहाँ एक गुड सिटीजन होने के लिए सम्मानित करने आए हैं। कल रात सुहानी को कल सपा से बचाने के लिए आपका थैंक यू। ये कहते हुए पुलिस कांस्टेबल ने तेजी से समर की ओर बढ़े और उसे एक गुड गुड सिटीजन अवार्ड दे दिया। प्रणव ये देखकर दंग रह गया। क्या वो इस बंदे को गिरफ्तार करने नहीं आए थे? इसके बजाय उन्होंने उसे गुड सिटीजन अवार्ड क्यों दिया?
प्रणव ने अपना सिर हिलाया और उस कांस्टेबल की बात पर शक करते हुए कहा, कांस्टेबल, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये आदमी कल रात गंदे इरादों से कल स्पा के अंदर गया था। आप लोगों को तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आप लोग तो उसे बहादुरी का झंडा लहरा रहे हैं। उस कांस्टेबल ने प्रणव को ठंडे निगाहों से देखा और अनफ्रेंडली स्वर में बोला, मिस्टर समर एक आदर्श नागरिक है। कल रात सुहानी नाम के एक लड़के द्वारा छोड़ा गया नोट मिलने के बाद वो सुहानी की मदद करने के लिए कल स्पा में गए थे। उन्होंने सुहानी को बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डाल दिया था। तभी प्रणव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सर, तभी कांस्टेबल ने थोड़ी कड़क आवाज में उसकी बात काटते हुए कहा, अगर आप ऐसे ही समर जी को बदनाम करते रहे तो मैं आपको बता दूं, वो आप पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। रात को जब समर ने इंस्पेक्टर को जिया और सुहानी को नोट दिया था, तो जिया ने सुहानी को बचाया और पता लगाया कि सुहानी और कुछ और लड़कियों को सपा में जबरदस्ती किडनैप करके लाया गया था। सुहानी द्वारा दिए गए सुरागों के पीछे जाकर उन्होंने एक बड़ा लड़कियों की तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा। पुलिस स्टेशन में सभी ने उनके सीनियर ऑफिसरों में बहुत तारीफ भी की थी। सब जिया की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जिसने वो सब क्ल्यू दिया था उसने उसी को गलत समझ लिया था। उसकी इंसल्ट भी की थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। इसलिए आज उसने उन दो कांस्टेबल को समर को सम्मानित करने के लिए भेज दिया था। अब ये प्रणव पर उस व्यक्ति का आरोप लगाना चाहता था जिसकी पूरा पुलिस स्टेशन तारीफ कर रहा था। क्या यह मुसीबत मोल लेना चाहता था? तभी प्राची उनमें से आगे निकल कर आई और उसने कहा, वाह, मुझे तो पहले ही पता था कि मिस्टर समर ऐसे व्यक्ति नहीं है। वो कोई गंदा काम नहीं कर सकते। उसका खूबसूरत सा चेहरा खुशी से भर गया। खुशी से उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी हिरन जैसी आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसके बगल में खड़ी इरा ने भी आं भरी। उसने हमेशा समर पर विश्वास रखा था, इसलिए अच्छा ही हुआ कि पुलिस ने उसे सही साबित कर दिया। क्योंकि वो निर्दोष था, इसलिए सीओ को अब उसे नौकरी से निकालना नहीं चाहिए था। इरा की नजरें कियारा की तरफ चली गई। उसने देखा कि कियारा के सुंदर चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। कियारा की पलकें हिल रही थी और उसकी खूबसूरत आंखों में उलझन थी। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, मैंने उसे गलत समझा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था और वह कुछ हद तक नाराज भी थी। अगर यह आदमी निर्दोष था और उस लड़की को बचाने के लिए वहां गया था, तो उसने कल रात मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन कियारा ये भूल गई थी कि उसने समर को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। कियारा के विवादित चेहरे ने समर को देखा और फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर आने के लिए मुड़ गई। उसका व्यक्तित्व ठंडा था और भले ही उसे एहसास हो गया था कि उसने समर के साथ गलत किया है, फिर भी उसने कुछ कहने की कोशिश तक नहीं की। समर चाहता था कि कियारा उससे माफी मांगे, लेकिन कियारा अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ थी, बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन, और उसने अभी कभी किसी से माफी भी नहीं मांगी थी। दोनों पुलिस कांस्टेबल ने भी समर को बहादुरी का पुरस्कार दिया और फिर भी वह जाने के लिए मुड़ गए। तभी समर ने अपने आसपास लोगों में बहादुरी पुरस्कार देखा और वहां का माहौल अजीब सा हो गया। वो सब तो समर का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही उनके चेहरे पर थप्पड़ पड़ गया। उनके चेहरे पर पड़े इन थप्पड़ों से तेज आवाजें निकल रही थी। जो इंसान अब तक सभी करेक्टरलेस समझ रहे थे, वो वास्तव में एक बहादुर व्यक्ति निकला। इससे वे बहुत असहज हो गई और उनके चेहरे शर्मिंदगी से लाल हो गए। वे भी वहां से अपने अपने काम पर लग गए। जहां तक प्रणव का सवाल था, वो भी मौका पाते ही वहां से निकल गया। उसे भी लगा कि उसकी प्रतिष्ठा गिर रही है। तभी समर ने पहले से तैयार रेजिग्नेशन लेटर निकाला और ईरा महाजन को थमाते हुए कहा, डायरेक्टर ईरा, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अप्रूव कर देंगे। रेजिग्नेशन? ईरा के मुंह से एकदम से निकला और उसकी खूबसूरत आंखों में उलझन की झलक थी। उसने समर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, समर, आप बिल्कुल निर्दोष हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया। वो तो आपको रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी भी आपकी बहादुरी के लिए आपको बोनस दे देगी। लेकिन समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर ईरा, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले ही रेजिग्नेशन देने का फैसला कर लिया है। भले ही पुलिस ने उसे बेगुनाह साबित कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके और कियारा के बीच दरार पहले ही पड़ चुकी थी। उसने आज सुबह कियारा से कह दिया था कि वो कल डिवोर्स ले लेंगे। अब जब ये सब पहले से तय था कि वो कियारा से डिवोर्स लेने जा रहा है,
तो नेचुरल सी बात थी। अब उसे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो शैडो किंग था। पूरा अंडरवर्ल्ड उसके नाम से कांपता था। उसने अपना सम्मान और गौरव भी रखना चाहता था। उसकी बात सुनकर इरा की सुंदर भौहें सिकुड़ गई। उसने समर को थोड़ा रुकने के लिए कहा। एक मिनट रुको, मुझे सीईओ से इस बारे में पूछना होगा। और वो रेजिग्नेशन लेटर कियारा के पास चली गई। आखिरकार समर को बहादुरी पुरस्कार भी मिला था। वो अभी भी रेजिग्नेशन देगा तो इससे कंपनी और सीईओ की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। इसलिए उसको इस बारे में सीईओ से बात करनी पड़ी। 10 मिनट बाद इरा समर का रेजिग्नेशन लेटर वापस लेकर आई और उसने अजीब सी निगाहों से समर की ओर देखकर कहा, सीईओ ने तुम्हारा रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया। समर के मुंह से एकदम निकला और उसने चौंकते हुए कहा, क्या क्या कियारा ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया? उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो थोड़ा उदास हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कियारा असल में उसे जाने नहीं देगी। शायद कियारा को होश आ गया था। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसने उसके साथ गलत किया है। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो रेजिग्नेशन दे। समर की भौहें रुक गई। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, जो भी हो, मैं आज के आज दिन यहाँ काम करूंगा और कल से नहीं आऊंगा काम पर। ये मेरा काम नहीं है। ये सब सोचते हुए अपने ऑफिस डेस्क पर वापस चला गया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि आज काम पर उसका आखिरी दिन होगा। कल डिवोर्स के बाद वो इंदौर छोड़ देगा। अग्रवाल इंडस्ट्रीज में कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि ये आखिरी दिन था। इसलिए समर कंपनी के बारे में अधिक जानकारी पढ़ने के मूड में नहीं था। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और कैंडी क्रश खेलना शुरू कर दिया। कैंडी क्रश एक बहुत ही मजेदार गेम था और कुछ समय में उसने 30 से कुछ ज्यादा लेवल पार कर लिए। प्राची देसाई की डेस्क समर के बाईं ओर थी। उसने बगल में देखा, पाया कि वो गेम खेल रहा है। इसलिए उसने तुरंत उसे चेतावनी देते हुए कहा, समर, तुम काम के दौरान गेम खेल रही हो। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। सच कहें तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट बहुत सख्त था। एम्प्लॉयज काम के दौरान गेम नहीं खेल सकते। अगर वो पकड़े जाते तो उनकी सैलरी और साल के अंत में बोनस काटा जाता। यह मामला गंभीर था। प्राची के दृष्टिकोण से इस तरह की सजा बहुत कठोर थी। इसलिए वह समर को हरकतों से समझ नहीं पाई थी। लेकिन समर हल्का सा मुस्कुराया और अपना खेल जारी रखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मैं बोर हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि वो रुकने का उसका कोई इरादा नहीं। जहां तक काम पर गेम खेलने की वजह से नौकरी से निकाल जाने की बात थी, वो तो यही चाहता था। वो अग्रवाल इंडस्ट्री छोड़ना चाहता था और उसने रेजिग्नेशन भी दे दिया था। लेकिन कियारा ने उसे स्वीकार नहीं किया, जिससे वो बहुत उदास हो गया। प्राची के लाल होठ थोड़े ऊपर उठे और उसने समर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो जानती थी कि समर पर आज दूसरों ने झूठा आरोप लगाया और इसलिए शायद उसका मूड खराब है। इसलिए ये समझ में आता है कि वो मूड चेंज करने के लिए गेम खेलना चाहता था। जब प्राची समर के नजदीक आई तो समर ने उसके परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी ऐसे फिक्र करते देखकर मुझे अच्छा लगा प्राची। वैसे तुम्हारे परफ्यूम की सुगंध बहुत अच्छी है। अब जब समर की वाइफ उसे प्यार नहीं करती तो जब उसकी कोई और चिंता ही कर रहा था तो उसे अच्छा लग रहा था। अगर कियारा उससे प्यार करती होती तो वो उसको कभी डिवोर्स नहीं देती। और जब वो डिवोर्स दे ही रही है तो वो उसको भी किसी बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकता था। वो बता सकता है कि प्राची उसे पसंद करती है और एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था। ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर, चेरी जैसे होठ और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद। उसका फिगर बहुत ही मस्त था, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। उसकी खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। समर की फ्लर्टी बात सुनकर प्राची शर्मा गई। उसका चेहरा टमाटर से लाल हो गया और उसका दिल हिरण की तरह तेज धड़क रहा था। उसके मन ही मन में अपने आप से कहा, समर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा और मुझे शर्म आ रही है। उसने तुरंत अपने चेहरे की शर्मिंदगी छिपाते हुए नीचे देखा। ऐसे ही गेम खेलते खेलते समर 70 लेवल पार कर चुका था और अब तक लंच का टाइम भी हो चुका था। सेल्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज पहली मंजिल पर कैफेटेरिया में जाने के लिए बाहर निकल गए। रोज 1 घंटे के लिए अग्रवाल इंडस्ट्रीज में लंच टाइम होता था। समर और प्राची भी कैफेटेरिया में चले गई। समर एक जगह पर बैठ गए और ऐसे ही कुछ समय बीत गया। समर को बिना हिले डुले देखकर प्राची देसाई ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, समर, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? समर ने हाथ हिलाकर ना में इशारा करते हुए कहा,
नहीं, मुझे भूख नहीं है। सच कहूं तो मूल कारण यह है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। कल प्राची देसाई ने उसके लिए खाना खरीदा था और वो आज फिर से उसे खाना खरीदने के लिए कह नहीं सकता था। तभी प्राची ने उससे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफी लेकर आती हूँ। उसने प्यार से मुस्कुराए एक कप इंस्टेंट कॉफी बनाने के लिए बगल वाली कॉफी मशीन के पास चली गई। लेकिन जब वो समर को कॉफी देने वाली थी तो उसके पैर पर ठोकर लग गई, जिससे वो लड़खड़ा गई और उसके हाथ में गर्मा गर्म कॉफी कप समर की पैंट पर गिर गया। आह! समर एकदम से चिल्लाए और अपनी पैंट झाड़ते हुए कहा, बहुत गर्म है, मेरी टांगे जल गई। और अपनी जगह से खड़ा होकर पैंट झाड़ने लगा। अब क्या करेगी पराची? कहीं समर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर करें।